कैप्टन नासिर अली ने व्यू मशीन ऑफ कर दी। तुम जाकर असलम से ये डब्बा यहाँ ले आओ बासित। कैप्टन नासिर अली ने पास बैठे हुए बासित से मुखातिब होकर कहा और बासित सर हिलाता हुआ उठा और ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में वही सुर्ख रंग का चौकोर डब्बा मौजूद था। क्या चीज़ चढ़ी हुई है इस पर? कैप्टन नासिर अली ने बासित के हाथ से डब्बा लेते हुए कहा। कोई अजीब सा कागज़ है। बासित ने डब्बा कैप्टन नासिर अली के हाथ में देते हुए कहा। लेकिन वो फर्नांडो तो कह रहा था कि ये सील्ड है, मगर सील तो कहीं नजर नहीं आ रही। कैप्टन नासिर अली ने डब्बे को घुमाकर चारों तरफ से देखते हुए कहा, इसे चेक कर ले। बासित ने साथ वाली सीट पर बैठते हुए कहा, न जाने इसमें क्या हो, ऐसा ना हो कि चेकिंग रेस की वजह से कोई नुकसान हो जाए। मेरा ख्याल है इमरान साहब की कॉल आएगी तो पता लगेगा कि उन्होंने इसे क्यों भिजवाया है। कैप्टन नासिर ने डब्बे को एक खाने में रखते हुए कहा, तो आपने इसे चेक करने का इरादा मुलतवी कर दिया है? बासित ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो, कैप्टन नासिर ने जवाब दिया। तो फिर ऐसा है कि आप फर्नांडो को बता दे कि डब्बा पहुंच गया है, वो परेशान ना हो रहा हो। बासित ने राय देते हुए कहा। ओह हाँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कैप्टन नासिर अली ने उसकी तायद करते हुए कहा और हाथ फोन पीस की तरफ बढ़ा दिया। चंद लम्हों बाद ही राब्ता कायम हो गया। यस, फर्नांडो हाउस। राब्ता कायम होते ही फर्नांडो के असिस्टेंट रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर रॉबर्ट, मैं कैप्टन नासिर अली बोल रहा हूँ। आप मिस्टर फर्नांडो को पैगाम दे दें कि उनका भिजवाया हुआ डब्बा सही सलामत पहुँच गया है। कैप्टन नासिर अली ने कहा। ठीक है जनाब, पैगाम पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कैप्टन नासिर अली ने फ़ोन पीस रख दिया और फिर सीट से उठ खड़ा हुआ। मैं अब कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, तुम यहीं ऑपरेशन रूम में रहो। अगर इमरान साहब की कॉल आ जाए तो मुझे बुला लेना, कैप्टन नासिर अली ने कहा और बासित के सर हिलाने पर वो ऑपरेशन रूम के बैरूनी गेट की तरफ मुड़ा ही था। अरे ये डब्बे में से आवाज़ कैसी आ रही है? बासित की यकलक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और कैप्टन नासिर तेजी से मुड़ा, क्योंकि सीटी की हल्की सी आवाज़ उसने भी सुन ली थी। लेकिन अभी वो पूरी तरह मुड़ा भी ना था कि यकलक एक खौफनाक धमाका हुआ और उसके साथ ही कैप्टन नासिर अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज यकलक उसकी खोपड़ी के अंदर उतर आया हो। और ये एहसास भी सिर्फ एक लम्हे के 1000वें हिस्से तक ही हुआ। उसके बाद उसके जहन पर तारीक चादर सी फैलती चली गई। हाँ तो मिस्टर तकाशी, अब तुम हमें ये बता दो कि तुम्हें हमारे मुतालिक अहकामात किसने दिए थे और क्या दिए थे? इमरान ने सोफे पर बैठते ही तकाशी से मुखातिब होकर कहा। वो अभी फर्नांडो की रिहाइशगाह पर वापस पहुंचे थे। तुम्हें मालूम तो है कि मुझे ये अहकामात वाटर पावर ने दिए थे, तो फिर पूछने की जरूरत? तकाशी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और फर्नांडो का असिस्टेंट रॉबर्ट अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे से मशीन गन लटकी हुई थी। क्या बात है रॉबर्ट, क्यों अंदर आए हो? फर्नांडो ने चौंक कर रॉबर्ट से मुखातिब होकर कहा। जनाब तकाशी के नाम एक पैगाम आया है, वो देने आया हूँ, रॉबर्ट ने सपाट लहजे में कहा। तकाशी के लिए पैगाम? और यहाँ? फर्नांडो ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। इमरान भी चौंक पड़ा था। क्या पैगाम है? तकाशी ने मुस्कुराते हुए मुड़कर रॉबर्ट से पूछा। जनाब कोई मिस्टर ओकले साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि आपको पैगाम दे दूं कि तमाम काम हस्बे मंशा हो गया है, अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ठीक है, पैगाम मिल गया। अब अगर उसका फ़ोन आए तो उसे मेरी तरफ से कह देना कि मेरे वापस आने तक वो गोल्डन बार वाली पार्टी को रोके रखे। सुन लिया तुमने? तकाशी ने करक लहजे में कहा। ठीक है जनाब, अगर कॉल आई तो पैगाम दे दूंगा, रॉबर्ट ने जवाब दिया और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दोस्तों, ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। ये तुम्हारे ओकले को कैसे मालूम हो गया कि तुम यहाँ आए हो? इमरान ने होंठ भींचते हुए पूछा, क्योंकि वाकई उसे इस कॉल पर हैरत हो रही थी। तकाशी इस कार्ड रूम से निकलकर यहाँ आने तक मुसलसल उनके साथ रहा था और तकाशी ने सिर्फ सर हिला हिलाकर उनके सलाम का जवाब दिया था। मेरे आदमी हर वक्त बाखबर रहते हैं। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, ये मेरा अपना धंधा है, तकाशी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। फर्नांडो, बाथरूम किधर है? तुम्हें मालूम तो है मुझे बार बार बाथरूम की हाजत होती रहती है, मैं सिर्फ चंद मिनट लूंगा, तकाशी ने खड़े होकर फर्नांडो से कहा। इधर दाएं कोने में, फर्नांडो ने कहा और तकाशी सर हिलाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सूरत हाल कुछ अजीब सी महसूस हो रही है फर्नांडो, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, तकाशी के बाथरूम में दाखिल होते ही इमरान ने फर्नांडो से मुखातिब होकर कहा। लेकिन इससे पहले कि फर्नांडो उसकी बात का जवाब देता, अचानक उनके सरों पर एक धमाका सा हुआ और सबके साथ लाशऊरी तौर पर इमरान का चेहरा भी ऊंचा हुआ। लेकिन इमरान को सिर्फ एक लम्हे के लिए उस कमरे की छत नजर आई, उसके बाद उसके जहन पर यकलक तारीकी फैल गई
और फिर जैसे गहरी तारीकी में जुगनू चमकता है, इस तरह रोशनी का एक नुक्ता उसके जहन में पैदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। तुमने कमाल कर दिया रॉबर्ट, ये आबदोस की तबाही तो हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट है। वेरी गुड। इमरान के कानों में जैसे दूर से आती हुई आवाज पड़ी और इमरान की आंखें एक झटके से खुल गई। उसके जहन में बोलने वाले का यह फिक्रा जैसे चिपक कर रह गया था। ओ, इसे बहुत जल्दी होश आ गया है बॉस, एक और आवाज सुनाई दी और इमरान ने उस तरफ को गर्दन मोड़ी तो उसने फर्नांडो के असिस्टेंट रॉबर्ट और तकाशी को एक तरफ खड़े हुए देखा। उसने तेजी से नजरें हर तरफ घुमाई और उसके साथी उसके होंठ सख्ती से भींच गए। वो अपने तमाम साथियों समेत किसी हॉल कमरे में कुर्सियों पर बंधा हुआ था। इमरान के दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, लेकिन पैर आजाद थे। उसी तरह उसके दूसरे साथियों को भी बांधा गया था। तुम्हें इतनी जल्दी कैसे होश आ गया, हालांकि तुम CFS से बेहोश किए गए थे? तकाशी ने तेजी से इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। CFS क्या होता है? ये शायद तुम्हारे यहाँ की डिग्री होगी। हमारे यहाँ तो FSC कहा जाता है, लेकिन ये बता दूं कि हमारे मुल्क में ये डिग्री नहीं होती, सिर्फ सनद होती है। डिग्री BSc की होती है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वैसे CFS का नाम सामने आने से वो समझ गया था कि उन्हें किस तरह बेहोश किया गया था। CFS रेस सिर्फ वक्ती तौर पर बेहोश करने के लिए होती है। उनका ज्यादा से ज्यादा वक्फा 4 घंटे होता है, लेकिन इमरान चूंकि मखसूस मशकें करता रहता था, इसलिए उसकी जहनी कुव्वत ज्यादा तेज थी। यही वजह थी कि उसे अपने साथियों से पहले ही होश आ गया था। रॉबर्ट, तुम इसका ख्याल रखो, मैं मालूम करूं कि चीफ बॉस कब पहुंचेगा। अगर उसे आने में देर हुई तो इन लोगों को तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। चीफ बॉस ने खास तौर पर हुक्म दिया है कि इसके आने तक इन्हें होश नहीं आना चाहिए था। वैसे न जाने इसको कैसे इतनी जल्दी होश आ गया है, अभी तो सिर्फ 1 घंटा गुजरा है। तकाशी ने रॉबर्ट से मुखातिब होकर कहा। ये बंधे हुए हैं बॉस, और मेरे पास मशीन गन है, इसलिए आप बेफिक्र रहें। रॉबर्ट ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा और तकाशी सर हिलाता हुआ उस हॉल कमरे के इकलौते दरवाजे से बाहर निकल गया। रॉबर्ट पीछे हटकर दरवाजे की साइड में इत्मीनान से खड़ा हो गया। तुम तो फर्नांडो के आदमी थे, और हाँ, फर्नांडो कहाँ है? वो तो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। इमरान ने बात करते करते चौंक कर पूछा। फर्नांडो छोटी मछली है, मैं तो तकाशी का खास असिस्टेंट हूँ। फर्नांडो के पास तो सिर्फ एक मखसूस मकसद के लिए मुझे रखा गया है। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन वो छोटी मछली है कहाँ? इमरान ने होठ चबाते हुए पूछा। अभी उसे तालाब में रखा हुआ है, लेकिन जल्द ही वो मौत के समंदर में पहुंच जाएगा। वैसे उसकी तमाम जायदाद और कारोबार बॉस तकाशी ने मुझे बख्श दिया है। रॉबर्ट ने बड़े फकरिया लहजे में जवाब दिया और इमरान के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार उभर आए। इसका मतलब था कि फर्नांडो अभी जिंदा है। तुम किसी आबदोस की तबाही की बात कर रहे थे? इमरान ने इस बार सख्त लहजे में पूछा। उस आबदोस की जिसके जरिए तुम यहाँ पहुंचे थे। अब उसके जले हुए पुर्जे समंदर की तह में पड़े हुए हैं, और ये खालिसतन मेरा कारनामा है। इस कारनामे की वजह से तो बॉस तकाशी ने मुझे फर्नांडो का मुकम्मल कारोबार बख्श दिया है, उसकी तमाम जायदाद समेत। रॉबर्ट ने सीना फुलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम अपने इस अजीम कारनामे की तफसील बता सकते हो? इमरान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। बस चांस की बात है, और ऐसा चांस कुदरत खुश नसीबों को ही बख्शती है। तुम सब फर्नांडो के साथ बॉस तकाशी के पास गए हुए थे कि टेलीफोन पर तुम्हारे नाम की कॉल आई। कोई कैप्टन नासिर बोल रहा था। कैप्टन का लफ्ज सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने अपने तौर पर उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ा अक्लमंद बन रहा था। लेकिन रॉबर्ट के मुकाबले में भला वो कैसे ठहर सकता था, क्योंकि उसने अपने आप को तुम्हारा साथी बताया था, और मुझे मालूम था कि तुम लोग बॉस तकाशी के दुश्मन हो। पहले भी मैंने तुम्हारी आमद के बारे में सारी तफसीलात बॉस तकाशी तक पहुंचाई थी, इसलिए तुम्हारे साथी की कॉल सुनकर मैं परेशान हो रहा था। फिर मैंने मामूली सा दाव खेला और कैप्टन नासिर साहब उस दाव में आ गए। वो तुमसे बात करना चाहता था। मैंने उसे बताया कि तुम अपने साथियों समेत इंतहाई अहम काम में मसरूफ हो, अलबत्ता फर्नांडो से बात हो सकती है। उस पर वो फौरन तैयार हो गया। चुनांचे मैंने बॉस फर्नांडो के लहजे और आवाज में उससे बातें शुरू कर दी। ये मेरे लिए इंतहाई मामूली काम था। बस फिर वो बॉस फर्नांडो को तुम्हारा दोस्त समझकर खुल गया। उसने बताया कि वो उस आबदोस से बोल रहा है जिसके जरिए तुम यहाँ पहुंचे हो। मैंने फर्नांडो के लहजे में आबदोस का महले वकूफ पूछने की कोशिश की, लेकिन जब वो किसी तरह बताने पर आमादा ना हुआ तो मैंने एक और दाव खेला और उसे बताया कि तुम एक पैकेट देकर कहीं गए हो कि ये पैकेट फौरन आबदोस में पहुंचा दिया जाए, वरना नुकसान होगा। बहरहाल मैंने उसे चक्कर दे दिया। उसने कहा कि पैकेट साहिल के साथ टीले पर रख दिया जाए, वो वहां से उठा लेगा। कॉल खत्म करके मैंने बॉस तकाशी के एक्शन ग्रुप के इंचार्ज गौरमा से बात की और उसे सारी तफसील बताई।
गौरमा के पास खौफनाक असले का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है और वो खुद भी जदीद तरीन असले का माहिर है। चुनांचे गौरमा ने अपने एक आदमी के जरिए लेजर X5 बम एक डब्बे में बंद करके वहां पहुंचा दिया। अभी हम सोच ही रहे थे कि इस बात को कैसे कंफर्म किया जाए कि ये बम आबदोज में पहुंच चुका है या नहीं, कि तुम्हारे उस अहमद कैप्टन ने खुद ही फोन करके उसकी वसूली की रसीद दे दी। बस फिर क्या था, गौरमा ने उसके चार्जर का बटन दबा दिया और फिर नतीजा तुम खुद समझ सकते हो। आबदोज क्या चीज थी। आबदोज की बजाय दुनिया का बड़े से बड़ा बहरी जंगी जहाज भी तिनकों की तरह बिखर जाता। बाद में हमने चेक भी करा लिया। आबदोज इस तरह तबाह हो गई थी जैसे उस पर 10-12 एटम बम मारे गए हों। जब बॉस ने मुझे अंदर बुलाकर तुम्हें रेस के जरिए बेहोश करने का हुक्म कोड में दिया तो मैंने रेस फायर करके तुम्हें बेहोश कर दिया। उसके बाद मैंने बॉस को आबदोस के मुतालिक बताया तो वो बेहद खुश हुआ। उसने अपने चीफ बॉस से बात की। चीफ बॉस का तो खुशी का ठिकाना ना रहा। हम तो तुम लोगों को उसी बेहोशी के आलम में ही गोलियों से छलनी कर देने का इरादा रखते थे कि लेकिन चीफ बॉस ने कहा कि तुम्हें उसके आने तक जिंदा रखा जाए। वो खुद अपने सामने तुम लोगों को हलाक कराना चाहता था। चुनांचे तुम्हें फर्नांडो हाउस से शिफ्ट करके यहाँ लाया गया है। बॉस तकाशी ने अलबत्ता फर्नांडो को अलहदा एक अड्डे पर रखा हुआ है। रॉबर्ट ने मजे ले लेकर इस तरह तफसील बताई जैसे वो किसी दिलचस्प जासूसी फिल्म का कोई सीन सुना रहा हो। और आबदोस की तबाही और कैप्टन नासिर और बाकी अमले की हलाकत की तफसील सुनकर इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जहन में सुर्ख बगोले से नाचने लग गए हो। उसके जिस्म का पूरा खून बिजली से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ने लग गया था। अरे क्या हुआ तुम्हें, फिक्र ना करो, अभी चीफ बॉस आ जाएगा, फिर तुम सब भी अपने साथी कैप्टन के पास पहुंच जाओगे। रॉबर्ट ने शायद उसके चेहरे के तेजी से बदलते हुए रंग देखते हुए बड़े तंजिया लहजे में कहा, ये चीफ बॉस कौन है? क्या वाटर पावर का चीफ बॉस आ रहा है? इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में करते हुए कहा, ओ वो यहाँ कैसे आ सकता है, वो तो ग्रेट बॉस है। चीफ बॉस तो बाचान से आ रहा है, रॉबर्ट ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन तुमने बहुत जुल्म किया है रॉबर्ट। ये आबदोस ही तो हमारे लिए सब कुछ थी। उसके बगैर तो अब जिंदगी भी बेकार है। ठीक है, अब मुझे मौत कबूल है। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारा चीफ बॉस क्यों आ रहा है। वो मुझसे इंतहाई अहम मालूमात हासिल करना चाहता है, लेकिन मैं उसके आने से पहले ही मर जाऊंगा। जब से तुमने आबदोस की तबाही के मुतालिक बताया है मेरा दिल टूटता जा रहा है। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। इमरान की आवाज़ वाकई डूबती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और जिस्म इस तरह नीचे होता जा रहा था जैसे रेत की बोरी खाली हो रही हो। अरे अरे तुम्हें क्या हो गया है? ओ तुम तो वाकई मर रहे हो। होश में आओ प्लीज, वरना बॉस तकाशी तो मेरी बोटियां उड़ा देगा। इमरान की हालत देखकर रॉबर्ट बुरी तरह बौखलाए हुए अंदाज में उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो इमरान के करीब पहुंचा दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ छत की तरह बुलंद होता गया। उसने वापस नीचे गिरते हुए संभलने की मामूली सी कोशिश की, लेकिन इमरान जो अब उठकर खड़ा हो चुका था उसका बाजू तेजी से हरकत में आया और हॉल कमरा रॉबर्ट की खौफनाक चीख और उसके सामने मौजूद संगी दीवार से टकराने के जोरदार धमाके से गूंज उठा। इमरान ने सिर्फ उसके गिरते हुए जिस्म को मखसूस अंदाज में थपकी दी थी और ये उस थपकी का नतीजा था कि वो किसी गेंद की तरह सामने वाली दीवार से जा टकराया था। दीवार से टकराकर वो नीचे फर्श पर इस तरह गिरा जैसे मुर्दा छिपकली छत से नीचे आ गिरती है। एक लम्हे के लिए उसका जिस्म सुकड़ा, फैला और फिर साकित हो गया। मशीन गन उसके हाथ से पहले ही निकलकर दूर जा गिरी थी। इमरान होठ काटता हुआ सीधा मशीन गन की तरफ लपका और फिर मशीन गन उठाए वो वापस फर्श पर साकित पड़े हुए रॉबर्ट के जिस्म की तरफ बढ़ने लगा। उसने झुककर मुंह के बल पड़े हुए रॉबर्ट को एक झटके से सीधा किया और फिर उसके सीने पर हाथ रख दिया। दूसरे लम्हे वो सीधा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पटॉक न थे। उसने आहिस्ते से दरवाजा खोला और बाहर सर निकालकर दाएं बाएं देखा। बाहर बरामदा था जिसके सामने पोर्च और फिर एक वसी लॉन था, जिसके बाद बैरूनी दीवार और बड़ा सा फाटक नजर आ रहा था। फाटक के पास एक छोटी सी कोठड़ी बनी हुई थी जिसके दरवाजे पर एक मुसल्ला आदमी खड़ा था। उस मुसल्ला आदमी के हाथ में कोई रिसाला था और वो इस रिसाले में गर्क था। उस आदमी के अलावा वहां कोई और शख्स नजर न आ रहा था और न ही किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इमरान ने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और फिर जल्दी से वो बरामदे के एक सुतून की ओट में हो गया। एक लम्हे के लिए सुतून के पीछे रुककर वो तेजी से साइड के सुतून के पीछे जा खड़ा हुआ। उसकी नजरें उसी रिसाले वाले मुसल्ला आदमी पर जमी हुई थी, लेकिन न जाने उस रिसाले में ऐसी क्या बात थी कि वो आदमी दुनिया वो माफिया से बेखबर रिसाले में ही हमातन गर्क नजर आ रहा था। इमरान अब उसकी कोठड़ी की साइड पर पहुंच चुका था।
अब जब तक वो आदमी कोठरी के दरवाजे से बाहर निकलकर खास तौर पर इधर ना देखता, वो इमरान को ना देख सकता था। इसलिए इमरान पंजों के बल तेजी से कोठरी की साइड की तरफ बढ़ता गया। कोठरी की साइड पर पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर मशीन गन सीधी किए वो किसी उकाब की तरह उस आदमी पर झपट पड़ा। दूसरे लम्हे वो आदमी रिसाले समेत चीखता हुआ अंदर कोठरी में मौजूद मेज पर पुश्त के बल जा गिरा। उसके कांधे से लटकी हुई मशीन गन नीचे फर्श पर एक धमाके से गिरी थी। रिसाला भी उसके हाथों से निकलकर एक तरफ जा गिरा था। इमरान ने अचानक मशीन गन की नाल से उसके सीने पर धक्का देकर उसे पीछे उछाल दिया था। मेज पर गिरकर वो आदमी पलटा और फिर फर्श पर औंधे मुंह गिरा ही था कि इमरान का हाथ बुलंद हुआ। मशीन गन तेजी से फिजा में घूमी और फिर उसका भारी दस्ता पूरी कुव्वत से उस आदमी की खोपड़ी पर पड़ा। पिचक की आवाज के साथ ही उस आदमी की खोपड़ी किसी बासी तरबूज की तरह फट गई। इमरान ने मशीन गन को दोबारा घुमाकर दस्ते से पकड़ा और फिर वो उस आदमी के हाथ से गिरने वाली मशीन गन की तरफ बढ़ गया। रिसाला भी मशीन गन के करीब ही खुला पड़ा था। मशीन गन उठाते हुए इमरान की नजरें उस पर पड़ी तो उसके लब नफरत अंगेज अंदाज में सुकड़ गए। रिसाला फहश तस्वीरों पर मुश्तमिल था। इमरान ने मशीन गन उठाकर उसे जोर से ठोकर मारी और रिसाला फड़फड़ाता हुआ फिजा में उछलकर उस आदमी की फटी हुई खोपड़ी पर जा पड़ा और इमरान उसी तरह होंठ सुकोड़े उस कोठड़ी के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लेकिन अभी वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसके उकब में हल्की सी सीटी बजने की आवाज सुनाई दी और वो चौंक कर मुड़ा। दूसरे लम्हे उसने उकबी दीवार पर लगे हुए एक पैनल पर एक बल्ब को जलते बुझते देखा। सीटी की आवाज भी उसी पैनल के एक जालीदार कोने से निकल रही थी और इमरान फौरन समझ गया कि ये कोठी के मेन गेट के खोलने और बंद करने का सिस्टम है और ये आदमी इसी मकसद के लिए यहाँ मौजूद था। इमरान तेजी से पैनल की तरफ बढ़ा और उसने उसके दरमियान मौजूद सुर्ख रंग का बटन प्रेस किया। जलता बुझता बल्ब भी बुझ गया और सीटी की आवाज भी निकलना बंद हो गई। इमरान बटन प्रेस करके तेजी से उछलकर खुले दरवाजे के पट की ओर में हो गया। दूसरे लम्हे नीले रंग की बड़ी सी कार खुद ब खुद खुलने वाले फाटक में से तेजी से बरामद हुई और सीधी पोर्च की तरफ बढ़ती गई। इमरान ने एक मशीन गन कांधे से लटकाई और दूसरी हाथ में लेकर वो कोठड़ी के दरवाजे पर आ गया। फाटक जिस अंदाज में खुला था अभी उसी अंदाज में खुद ब खुद बंद हो रहा था। कार वसी पोर्च में जाकर रुक गई थी। कार में 2 अफराद थे जिनमें से एक तकाशी था और दूसरा कोई और था। तकाशी ड्राइविंग सीट पर था। इमरान दरवाजे की ओट में रुका रहा ताकि तकाशी कार के बैक मिरर से उसे चेक न कर ले। लेकिन शायद तकाशी को इस बात का मामूली सा भी गुमान न था कि यहाँ सूरत हाल बदल चुकी होगी। चुनांचे कार रुकते ही वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। दूसरी तरफ से एक और आदमी बाहर निकला। ये खासे लंबे कद और चौड़े जिस्म का आदमी था। उसने बड़े बड़े खानों वाला सूट पहन रखा था। वो दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में गए और उस दरवाजे की तरफ बढ़े जिससे निकलकर इमरान आया था और इमरान शायद इसी इंतजार में था कि वो दोनों इकट्ठे भी हो जाए और कार की साइड पर भी आ जाए। इस बड़े हॉलनुमा कमरे का दरवाजा चूंकि उस जगह से काफी हटकर था जहां कार खड़ी थी, इसलिए अब उन दोनों के जिस्म बराह रास्त इमरान की नजरों में थे। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचते इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे रिट रिट की तेज आवाजों के साथ ही वो दोनों बुरी तरह चीखते हुए मुंह के बल आगे दरवाजे और दीवार से टकराए और फिर फर्श पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगे। इमरान इत्मीनान से कोठड़ी से बाहर आया और इत्मीनान से ही कदम बढ़ाता बरामदे की तरफ चल पड़ा। वो दोनों चंद लम्हों तक फर्श पर पानी से निकलने वाले मछलियों की तरफ फड़कते रहे, फिर साकित हो गए। उनकी टांगों से खून निकलकर फर्श पर बह रहा था और उनकी पतलूनें भी खून से लतड़ गई थी क्योंकि फड़कने की वजह से उनकी टांगें अपने ही खून पर घसीटती रही थी। बरामदे के करीब पहुंचकर इमरान ने पलटकर फाटक की तरफ देखा। उसे सिर्फ खतरा इतना था कि गोलियों की आवाज सुनकर कोई हमसाया या राहगीर मुदाखलत न करे, लेकिन ना ही बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी और ना कोई दूसरा रद्द अमल जाहिर हुआ था। फाटक पहले ही बंद हो चुका था, इसलिए इमरान इत्मीनान से आगे बढ़ा। उसने गोलियां उन दोनों की टांगों पर मारी थी, इसलिए उसे मालूम था कि ये लोग इतनी जल्दी नहीं मर सकते और वाकई वो दोनों बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन जाहिर है टांगों पर मौजूद जख्मों से खून तेजी से बह रहा था। इमरान ने दोनों मशीन गनें कांधों से लटकाई और फिर हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। फिर उसने झुककर उन दोनों का एक एक हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटता हुआ अंदर ले गया। इमरान साहब, उसी लम्हे सफदर की आवाज सुनाई दी और इमरान ने चौंक कर उस तरफ देखा जहां सफदर कुर्सी पर मौजूद था। तुम्हें होश आ गया है? वेरी गुड, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अभी चंद लम्हे पहले आया है जब बाहर से गोलियां चलने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले पता होता कि तुम्हें सिर्फ गोलियां चलने की आवाजें और चीखें होश में ला सकती हैं तो मैं हवाई फायरिंग ही कर देता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सफदर अब उठकर खड़ा हो चुका था। मैंने कई बार कहा है कि तुम सब अपने नाखूनों में ब्लेड फिट कर लो, लेकिन तुम में से कोई तैयार ही नहीं होता, वरना कम अज कम इस तरह मुंह लटकाए खड़े रहने से तो बच जाते। इमरान ने उसकी कलाई
पर बंधी हुई रस्सी की गांठ खोलते हुए कहा, 2-4 बार कोशिश तो की है, लेकिन मुसलसल इस कदर तकलीफ होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आप न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर तो किसी तकलीफ का असर ही नहीं होता। मजे से ब्लेड नाखूनों के अंदर गोश्त में लगाए न जाने कब से फिर रहे हैं। सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम ऐसा करो, ब्लेडों की बजाय फोम लगवा लो, फिर तकलीफ नहीं होगी। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा और सफदर फीकी सी हंसी हंसकर रह गया। अब लगवाने ही पड़ेंगे, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे गांठ खुल गई और इमरान पीछे हट गया। अक्लमंदों का कौल है कि जब मौत आती देखी तो बुखार कबूल कर लेना चाहिए, और ये तकलीफ तो बहरहाल उस वक्त तक महसूस होती है जब तक आदत न पड़ जाए। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह का मसला है, उसके बाद रावी चैन ही चैन लिख देगा, और ना भी लिखेगा तो जबरदस्ती भी तो लिखवाया जा सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, तुम बाकी साथियों को होश में ले आओ, मैं जरा इन सोरमों की मरहम पट्टी कर लूं, इमरान ने कहा और दरवाजे के पास जख्मी और बेहोश पड़े हुए तकाशी और दूसरे आदमी की तरफ बढ़ गया। उनके जख्मों से खून अभी तक रिस रहा था और उन दोनों के चेहरे हल्दी की तरह जर्द पड़े हुए थे। इमरान ने उन दोनों की कमीजें उतारी, उनको फाड़कर उनकी पट्टियां बनाई और फिर जहां जहां गोलियों के जख्म थे वहां उसने पट्टियां बांध दी। इस तरह वक्ती तौर पर खून निकलना बंद हो गया। उसके बाद उसने दोनों को घसीटकर एक एक कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि सफदर इस दौरान अपने 2 साथियों को न सिर्फ होश में ला चुका था बल्कि उसने उनके हाथ भी खोल दिए थे। कैप्टन शकील, तुम मशीन गन लेकर बाहर जाओ ताकि कोई मुदाखलत ना हो, इमरान ने होश में आ जाने वाले कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा, और कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने एक मशीन गन उठाई और दरवाजे से बाहर चला गया। इमरान ने अब तकाशी के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी और तीसरे या चौथे थप्पड़ पर तकाशी के मुंह से कराह निकली और उसने आंखें खोल दी। पानी, तकाशी ने होश में आते ही कराते हुए कहा। खावर, जरा देखना कहीं पानी वगैरह हो तो ले आओ, वरना ये बगैर कुछ बोले ही खत्म हो जाएंगे, इमरान ने खावर से मुखातिब होकर कहा और खावर सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। इमरान अब दूसरे आदमी की तरफ बढ़ गया और फिर जब खावर हाथ में पानी का जग उठाए अंदर दाखिल हुआ तो दूसरा आदमी भी होश में आ चुका था। इधर सफदर भी सारे साथियों को होश में लाकर आजाद करा चुका था। दूसरे आदमी ने भी होश में आते ही पानी तलब किया और फिर इमरान के इशारे पर खावर ने उन दोनों के हलक में पानी उंडेलना शुरू कर दिया। ये वो जगह तो नहीं है इमरान जहां हम बेहोश हुए थे, जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। जगह वो नहीं है तो क्या हुआ, हम तो वही हैं, और बस अगर तुम इसी तरह हम का लफ्ज इस्तेमाल करती रही तो एक रोज यही हम बेगम में ही तब्दील हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और जूलिया ने तो मसनूई गुस्से से होंठ भींच लिए, जबकि बाकी साथी बेख्तियार हंस पड़े। अलबत्ता तनवीर ने खा जाने वाली नजरों से इमरान की तरफ देखा जरूर, लेकिन जुबान से कोई लफ्ज न निकाला और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। पानी, तकाशी और दूसरे आदमी के लिए वाकई आबे हयात साबित हुआ था। उनके हल्दी से भी ज्यादा सर्द चेहरों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई थी और आंखों में भी चमक उभर आई थी। अब वो पूरी तरह होश में आ गए थे। तुम तो बंधे हुए थे, और वो रॉबर्ट, तकाशी ने पूरी तरह होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे अंदाज में सामने खड़े इमरान को देखते हुए कहा। एक ही बंधन ऐसा है जिससे छुटकारा मुश्किल हो जाता है, बाकी ये रस्सियों वाले बंधन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होते, इमरान ने कन अखियों से जूलियो की तरफ देखते हुए जवाब दिया। कौन सा बंधन, ये तो बड़ी मजबूत रस्सी थी, तकाशी ने हैरान होकर जवाब दिया। वो शायद इमरान की बात ना समझ सका था। इससे ज्यादा मजबूत कच्चा धागा होता है, और जब कच्चे धागे से आदमी बन जाए तो बस फिर धागा गर्दन तो काट देता है लेकिन टूटता नहीं। क्यों जूलिया, इमरान ने कहा। तुम ये कच्चे पक्के धागे छोड़ो और इन्हें गोली मारकर यहाँ से निकलो। आखिर तुम क्या करते फिर रहे हो, कभी इस तकाशी के पास पहुंच जाते हो और कभी तकाशी को यहाँ ले आते हो, जूलिया ने बुरी तरह झिल्लाए हुए लहजे में कहा। इस तकाशी के आदमी रॉबर्ट ने फर्नांडो बनकर कैप्टन नासिर अली को धोखा दिया और वहां कोई खौफनाक बम पहुंचाकर उसे फायर कर दिया, जिससे वो आबदोस कैप्टन नासिर अली और उसके पूरे अमले समेत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, इमरान ने यकलक संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया के साथ साथ सारे मेंबर ये खौफनाक खबर सुनकर बुरी तरह चौंक पड़े। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो, जूलिया ने होठ काटते हुए कहा। हाँ, और इस कारनामे के इनाम में फर्नांडो की तमाम जायदाद और कारोबार इस तकाशी ने रॉबर्ट को बख्श दिया है, और ये है इनका चीफ बॉस जो बाचान से आया है, और ये अपने सामने मुझे और तुम्हें कत्ल कराने आया है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर कदम बढ़ाता हुआ वो तकाशी की तरफ बढ़ गया। फर्नांडो कहाँ है तकाशी, इमरान ने उसके सामने जाकर रुकते हुए पूछा। उसके लहजे में बेपनाह सर्द मोहरी थी। मुझे नहीं मालूम, तकाशी ने होठ चबाते हुए कहा। तकाशी, इसे सब कुछ बता दो, ये इमरान है। मुझे पहले ही ख्याल था कि ये आदमी तुम्हारे बस का नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद यहाँ आया था, और वही हुआ। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया। अचानक साथ बैठे हुए आदमी ने तेज लहजे में तकाशी से मुखातिब होकर कहा।
चीफ बॉस, आप ये क्या कह रहे हैं? तकाशी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अगर ग्रेट बॉस तुम्हें कॉल करने से पहले मुझे कॉल कर लेता तो मैं उसे कभी ये मशवरा ना देता कि वो इमरान के मुकाबले पर तुम्हें ले आए। मैं खुद अपना ग्रुप ले आता। बहरहाल, अब तुम अपने आप को मजीद हलाकत में ना डालो और जो कुछ ये पूछता है इसे बता दो। और मिस्टर इमरान, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप पहले हमारी बाकायदा मरहम पट्टी करा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। चीफ बॉस ने तकाशी से बात करते करते इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो भी हो जाएगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो तकाशी। इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। फर्नांडो अपनी ही रिहाइशगाह में कैद है। रॉबर्ट के आदमी वहां उसकी निगरानी कर रहे हैं। तकाशी ने जवाब दिया। सफदर, तुम अपने चंद साथियों को लेकर वहां जाओ, उनकी कार ले जाओ और फर्नांडो को रिहा करा कर ले आओ। इमरान ने मुड़कर सफदर से कहा और सफदर सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने कैप्टन शकील और तनवीर को साथ आने का इशारा किया था। खावर को साथ ले जाओ, तनवीर को यहीं छोड़ दो, इमरान ने कहा और तनवीर रुक गया जबकि खावर सफदर के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गया।